जल अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मृदा जल, सॉइल वाटर। पौधे जल का अवशोषण मृदा से करते हैं। मृदा जल का स्रोत वर्षा होता है। वर्षा का कुछ जल मृदा में प्रवेश करने के बजाय बहकर तालाब, पोखर, नदी या समुद्र में पहुंच जाता है। इस जल को अपवाहित जल कहते हैं, रनिंग वाटर। शेष जल जो छिद्रों द्वारा रिसकर मृदा में प्रवेश करता है, मृदा जल, सॉइल वाटर कहलाता है। मृदा में यह जल विभिन्न अवस्थाओं में रहता है। नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय जल। यह जल मृदा कणों के मध्य में रंध्र अवकाशों से होकर गुरुत्वीय बल के कारण गहराई में चले जाता है। यह जल भूमि की आंतरिक भाग में भौम जल के रूप में जल स्तर को बनाता है, यानी कि वाटर लेवल इससे बन जाता है। दूसरा है आर्द्रता जल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। जल की कुछ मात्रा मृदा कण की सतह पर चारों ओर एक पतली परत के रूप में चिपकी रहती है अथवा अधिशोषित होती है। यह जल मृदा कणों के साथ साथ असंजन तथा ससंजन बलों के कारण अत्यंत दृढ़ता से लगा रहता है, इसलिए पौधों को उपलब्ध नहीं होता। तीसरा, केशिका जल, कैपिलरी वाटर। वह जल जो मृदा कणों के मध्य रिक्त स्थानों में भरा रहता है तथा स्वतंत्र रूप से उपस्थित होता है, केशिका जल कहलाता है। यह जल पौधों को उपलब्ध रहता है तथा पौधों की जलापूर्ति इसी जल से होती है। चौथा, रासायनिक बद्ध जल, केमिकली बाउंड वाटर। कुछ जल मृदा कणों के साथ रासायनिक बंध के द्वारा भी बंधा रहता है, इसे रासायनिक बद्ध जल, केमिकली बाउंड वाटर कहते हैं। यह जल पौधों द्वारा अवशोषित नहीं होता है। पांचवा है जल वाश, वाटर वेपर्स। मृदा जल के साथ नीचे ताप के कारण जल की कुछ मात्रा वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार मृदा अवकाशों में उपस्थित वायु में जल वाष्प उपस्थित रहता है। मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल को संयुक्त रूप से होलार्ड कहते हैं। इसमें जल की वह मात्रा जो पौधों को अवशोषण के लिए उपलब्ध होती है, उसे कैसार्ड अथवा प्राप्त मृद जल, अवेलेबल वाटर कहते हैं। वह जल जो पौधों में उपलब्ध नहीं होता, उसे एकार्ड अथवा अप्राप्त मृदा जल, नॉन अवेलेबल वाटर कहते हैं। मृदा जल धारिता, फील्ड कैपेसिटी। गुरुत्वीय जल के रिसकर जल स्तर में पहुंचने के पश्चात मृदा में बचे शेष जल की मात्रा को मृदा जल धारिता कहते हैं, अर्थात जल की अधिकतम मात्रा जो मृदा के इकाई शुष्क भार द्वारा गुरुत्व जल बह जाने के कारण अधिग्रहित होती है, मृदा जल धारिता कहलाती है। इसका मान सामान्यतः मृदा में उपस्थित कोशिका जल तथा आर्द्रता जल के योग के बराबर होता है। जल धारिता की गणना वर्षा या सिंचाई के 1 या 2-3 दिनों बाद की जाती है। विल्टिंग 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, प्रारंभिक विल्टिंग, इंसिपिएंट विल्टिंग। प्रारंभिक मलानी में स्फीति समाप्ति के प्रारंभिक लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। यह सामान्यतः दोपहर के समय होती है। इसमें पर्णमध्योतक कोशिकाएं, मेसोफिल सेल, वाष्पोत्सर्जन में जल का ह्रास अवशोषण दर की अधिक करती है।
इस स्थिति में शीघ्र ही समाप्त हो जाती है क्योंकि मृदा में जल की कमी नहीं होती है। दूसरा है अस्थायी मलानी, टेम्परेरी विल्टिंग। अस्थायी मलानी में पत्तियां व शाखाएं दोपहर में मुरझा कर लटक जाती हैं क्योंकि वाष्पोत्सर्जन में अत्यधिक जल का ह्रास होता है तथा मूल रोम क्षेत्र में जल की न्यूनता के कारण जल अवशोषण दर कम हो जाती है। आधारी पत्तियां पहले मुरझाती हैं जबकि ऊपरी पत्तियों का परासरणी दाब ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होने के कारण तथा कोशिकाओं का आकार छोटा होने के कारण जल अवशोषित करती रहती है तथा इसकी स्थिति बनी रहती है। कुछ घंटों के पश्चात वाष्पोत्सर्जन दर कम होने पर स्थिति सामान्य हो जाती है। तीसरा है स्थायी मलानी, परमानेंट विल्टिंग। वायवीय अंगों की स्थिति समाप्त होने पर यदि पादप ऊतक अपनी स्थिति वापस प्राप्त करने में असमर्थ हो तो उसे स्थायी मलानी कहते हैं। स्थायी मलानी का प्रथम लक्षण प्राप्त होते ही यदि मृदा से बाहर से जल की आपूर्ति कर दी जाए तो पादप पुनः स्थिति प्राप्त कर सकता है। कुछ समय पश्चात जल की बाह्य आपूर्ति में भी पुनः स्थिति प्राप्त करना असंभव होता है। स्थायी मलानी के पश्चात भी मृदा में कुछ जल बचा रहता है। मृदा जल की वह प्रतिशत मात्रा जो स्थायी मलानी के लक्षण प्रकट होने के समय उपस्थित होती है, स्थायी मलानी प्रतिशत कहलाती है। जल अवशोषण की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। जल अवशोषण की क्रियाविधि को दो भागों में बांट सकते हैं। पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन यानी निष्क्रिय अवशोषण और दूसरा है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन यानी सक्रिय अवशोषण। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण दो प्रमुख विधियों क्रमशः निष्क्रिय विधि तथा सक्रिय विधि द्वारा होता है। सक्रिय अवशोषण में जल कोशिकाएं सक्रिय भाग लेती हैं जबकि निष्क्रिय अवशोषण में पादप के वायवीय भागों में आवश्यक बल उत्पन्न होता है। जड़ की कोशिकाएं केवल मार्ग का कार्य करती है। जल का निष्क्रिय अवशोषण, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। पादप के आधार से शीर्ष तक संवहन ऊतक जाइलम में जल सतत स्तंभ के रूप में उपस्थित होता है। जाइलम में उपस्थित जल जीवित कोशिकाओं के संपर्क में रहता है जिन्हें उपापचयी क्रियाओं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए जल की आवश्यकता होती है। पर्ण मध्योतक कोशिकाएं उपापचयी क्रियाओं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए जल की आवश्यकता होती है। पर्ण मध्योतक कोशिकाओं को अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है क्योंकि ये जल का वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाह्य वातावरण में ह्रास करती है। वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में एक तनाव उत्पन्न होता है जिसके फलस्वरूप ये आसन कोशिकाएं यानी पास की कोशिकाएं, एडजेसेंट सेल्स तथा अंततः जाइलम में जल ग्रहण करती हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में उत्पन्न तनाव जाइलम रस में स्थानांतरित हो जाता है। पत्ती की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न तनाव अंततः जड़ की जाइलम वाहिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है। जाइलम रस का तनाव केवल जल के मूल रूम क्षेत्र द्वारा ही सामान्य रूप से लाया जा सकता है क्योंकि यह क्षेत्र मृदा में जल ग्रहण करने के लिए उपयुक्त स्थिति में होता है।
इस क्षेत्र का जाइलम प्ररयण तथा पास की मृदुत्व कोशिकाएं जल को ग्रहण करती हैं। निष्क्रिय अवशोषण क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ पैसिव एब्जॉर्प्शन। वाष्पोत्सर्जन से उत्पन्न तनाव के कारण जल में जाइलम वाहिकाओं का डीपीटी विसरण दाब न्यूनता वल्कुट की मृदुत्व की कोशिकाओं के डीपीटी से अधिक हो जाता है। इस डीपीटी के अंतर के कारण जल का विसरण वल्कुट की मृदुत्व कोशिकाओं से जाइलम वाहिकाओं में होने लगता है। यह विसरण दाब न्यूनता वल्कुट कोशिकाओं से होती हुई मूल रूम तक पहुंच जाती है तथा मूल रूम से जल का विसरण वल्कुट कोशिकाओं में होने लगता है। मूल रूम उच्च डीपीटी के कारण बाह्य वातावरण से केशिका जल में जल का अवशोषण करता है। निष्क्रिय अवशोषण के परिणाम, एविडेंस ऑफ पैसिव एब्जॉर्प्शन। नंबर 1, पादप द्वारा जल अवशोषण जड़ तंत्र के अभाव में हो सकता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार का जल अवशोषण की दर तंत्र की उपस्थिति में अवशोषित दर से अधिक होती है। दूसरा, अधिक वाष्पोत्सर्जन की अवस्था में स्तंभ के जाइलम रस में ऋणात्मक दाब देखा जा सकता है। तीसरा, सामान्यतः पादप की जल अवशोषण दर उसकी वाष्पोत्सर्जन दर के लगभग बराबर होती है तथा तेज वाष्पोत्सर्जन की अवस्था में पादप अवशोषण मंदन एब्जॉर्प्शन लैग दर्शाता है। जल का सक्रिय अवशोषण, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जड़ों में उत्पन्न बलों के परिणाम स्वरूप होने वाला जल का अवशोषण सक्रिय अवशोषण कहलाता है। इस क्रिया में जल की कोशिकाओं की सक्रिय भूमिका होती है, अर्थात ये मार्ग के रूप में कार्य कर वास्तविक जल का अवशोषण करती हैं। सक्रिय जल अवशोषण रूट प्रेशर, मूलदाब, बिंदु स्त्रावण गटेशन तथा रस स्त्रावण ब्लीडिंग के द्वारा दर्शाती है। एक एग्जाम्पल है रूट प्रेशर, मूलदाब। पादप की जड़ों की मृदा से जल अवशोषित करती हैं। इस प्रकार अवशोषित जल मृत जाइलम वाहिकाओं में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जाइलम में जड़ के प्रवेश से जड़ की जाइलम वाहिकाओं में एक दाब उत्पन्न होता है जिसे मूल दाब रूट प्रेशर कहते हैं। स्तंभ के कटे हुए सिरे को अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक गमले में स्तंभ लगे हुए प्लांट का उसको काट देते हैं ऊपर से और उसके स्टेम के ऊपर एक रबड़ की नली लगाकर नैनोमीटर जोड़ देते हैं तो हम उसका मूल दाब सरलता से उसको नाप सकते हैं। तो ऐसे समय में तने के कटने पर कटे हुए भाग से जल बहने लगता है जो इस नली में प्रवेश कर जाता है और नैनोमीटर के पारे को ऊपर ढकेलता है और हमें रूट प्रेशर का पता चल जाता है। मूल दाब जड़ की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जल अवशोषण से उत्पन्न होता है। श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक मूल दाब को प्रभावित करते हैं, इसलिए मूल दाब एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसे मूल दाब को जीवित कोशिकाओं का योगदान होता है। सक्रिय जल अवशोषण दो विधियों द्वारा होता है। नंबर 1, परासरणी सक्रिय अवशोषण ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। दूसरा, अपरासरणीय सक्रिय अवशोषण नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। नंबर 1,
परासरणीय सक्रिय अवशोषण ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। इस विधि में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। इस सिद्धांत के अनुसार मूल रोम का परासरणीय दाब ऑस्मोटिक प्रेशर मृदा विलयन सॉइल सॉल्यूशन के परासरणीय दाब की तुलना में अधिक होता है। सामान्यतः मूल रोम कोशिकाओं का परासरणीय दाब 3 से 8 एटमॉस्फेयर तक पाया जाता है, जबकि मृदा विलयन का परासरण दाब 1 एटमॉस्फेयर तक का होता है। अतः जल कम परासरण दाब क्षेत्र से अधिक परासरण दाब क्षेत्र यानी मृदा विलयन से मूल रोम की ओर विसरण करता है। विसरण की यह क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि बाह्य व आंतरिक विलयनों में सांद्रता प्रवणता कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन नहीं जाता। मूल रोम से वल्कुट की कोशिकाएं प्ररयण तथा अंतःत्वचा की पथ कोशिकाओं पैसिव सेल्स से होता हुआ जल का विसरण परासरण जल के प्रोटोजाइलम तक होता है। दूसरा, अपरासरणीय सक्रिय अवशोषण नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। इस पद के अनुसार मूल द्वारा जल का अवशोषण सांद्रता प्रवणता के विपरीत दिशा में होता है, अर्थात मृदा विलयन का परासरणीय दाब मूल रोम कोशिका के परासरणीय दाब से अधिक होने पर अपरासरणीय सक्रिय अवशोषण होता है। इस जल अवशोषण क्रियाविधि को ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है, जो जड़ की कोशिकाओं की श्वसन क्रिया द्वारा प्राप्त होती है। इस प्रकार इस अवशोषण क्रियाविधि में मूल रोम की उपापची स्थिति का विशेष महत्व होता है। अनेक प्रायोगिक तथ्यों द्वारा यह प्रमाणित होता है कि जल अवशोषण व श्वसन क्रिया में सीधा संबंध होता है। सक्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा का उपयोग होता है। उदाहरण, यदि मूल को साधारण नल के जल से वातन जल में स्थानांतरित कर दिया जाए तो अवशोषण दर बढ़ जाती है। इस प्रकार जड़ों को अवशोषण रोधी पदार्थों में स्थानांतरित कर दिया जाए तो अवशोषण दर कम हो जाती है। इसके विपरीत ऑक्सीजन अवशोषण दर को बढ़ाता है। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन और वाटर, ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्लांट फैक्टर और दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर। प्लांट फैक्टर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूट सिस्टम, मूल तंत्र, दूसरा रूट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म मूल वृद्धि तथा उपापचय, और तीसरा है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग स्ट्रेंथ संवहन तंत्र का प्रतिरोध। वातावरणीय फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर ये 5 प्रकार से होता है। नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर मृदा जल की उपलब्धता। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन मृदा विलयन की सांद्रता। तीसरा सॉइल टेम्परेचर मृदा का तापमान। चौथा सॉइल एरिएशन मृदा वातन। और 5वां है ट्रांसपीरेशन वाष्पोत्सर्जन। थैंक यू।